हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद श्वेता #SWS। एंड यस, आई थिंक बहुत टाइम हो गया मुझे आपके टॉपिक्स को लिए हुए। बिजी थी और लेकिन मैंने देखा बीच में कि काफ़ी टॉपिक्स कुछ बच्चों को पूछने थे। एंड जैसे कि 7th क्लास का कोई फर्स्ट चैप्टर है, आई थिंक वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। ये सब आप ही के डाउट्स हैं और मैं आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला डाउट लेने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी कि जो भी मैं टॉपिक आपको समझा रही हूँ उसके बारे में डिटेलिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप वहाँ से उसको और स्टडी कर सकते हो अच्छे से। आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आइदर यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल ऑल्सो। आई विल शेयर माई ईमेल आईडी ऑल्सो देयर। तो कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आवर टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि 9th में भी है, 8th में भी है और 10th में भी है। और बेसिक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। और जब ये बिगिनिंग होती है इसकी, जैसे 9th में होती है, तो ये मान के चलो कि ये पेपर में आता ही आता है। अब तो मुझे लगता है काफ़ी पेपर्स हो गए होंगे और काफ़ी चल भी रहे होंगे, तो पेपर को साइड रख के इस टॉपिक को आप अपने लिए वैसे समझो, क्योंकि ये आपके साइंस का, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेली लाइफ से रिलेटेड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पूरा नाम था सर इसैक न्यूटन, जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। आपको पता होगा उनके बारे में, एप्पल की थ्योरी कि उनके सर पे एप्पल गिरा तो ही हैज़ गिवन अ लॉ फॉर इट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मोशन की। मोशन क्या होता है? मोशन इज मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड मोशन। और न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए थे, 3 लॉज ऑफ मोशन। वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, second is law of acceleration and the third is law of action and reaction। मेरा फेवरेट है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इजी टू लर्न है और इसके एग्जांपल भी अच्छी होती है, तो बाकी दो भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब है इसका लॉ ऑफ इनर्शिया? इजी वर्ड में समझेंगे। इनर्शिया का मतलब होता है रेस्ट, एट रेस्ट। यानी कि ध्यान से समझो, रिलेट करना है इसको डेली लाइफ से, रटना नहीं है, समझना है। समझ आ गया तो समझ के लिखना है, राइट? सो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट टेंड्स टू बी एट रेस्ट, इट वांट टू बी एट रेस्ट। और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट विल रिमेन इन द मोशन, इट विल यू कैन से मूव विद द सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ इनर्शिया। इन सिंपल टर्म्स एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई टेबल पे अगर एक बुक रखी है तो वो बुक आपकी रेस्ट में है, वो अपने आप चलने नहीं लग जाएगी, या वो हॉरर मूवीज की तरह खिसक नहीं जाएगी इधर से उधर। क्यों? क्योंकि वो बुक फॉलो कर रही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। जब तक मैं उसको धक्का ना दूं या मैं उसको हल्का सा पुश ना कर दूं, वो वहीं की वहीं रहेगी। एक और एग्जाम्पल है बस का, बेस्ट एग्जांपल है। हर किसी ने ट्रैवल किया होगा बस में, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे बस में बैठा ना हो या ट्रेन में ना बैठा हो। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए रट्टा मत लगाना, समझना, आंख बंद करके सोचना कि होता क्या है। जब आप बस में बैठे हो, बस खड़ी है, राइट? 10 मिनट से आप बैठे हो, बस खड़ी है, लेकिन जब बस वाले ने बस स्टार्ट किया तो बस जैसे स्टार्ट हुई, इट मूव फॉरवर्ड। और आप, क्योंकि आप रेस्ट में बैठे हुए थे, आपको धक्का पीछे की तरफ लगता है, आप पीछे की तरफ गिरते हो, ठीक? तो दैट इज यूजिंग और अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों आप पीछे की तरफ क्यों जाते हो? क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में हो और बस आगे चल रही है, तो आपको सडन एक जर्क मिलता है पीछे का। और यही चीज अपोजिट होती है कि जब बस चल रही है और वो एकदम से उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो आप आगे की तरफ गिरते हो, यू फॉल फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि आप बस मोशन में है, बॉडी भी मोशन में है, और सडनली जब ब्रेक अप्लाई होता है तो आप तो मोशन में हो, आपको रुकने के लिए 1 सेकेंड का पॉज लगता है। तो दिस इज अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है कारपेट की। कारपेट आपके घरों में होती है, उसमें डस्ट काफी आ जाता है, राइट? पड़े पड़े साफ नहीं होता। ये नहीं है कि कारपेट को साफ कर दिया, साफ करने के लिए आप कारपेट गए, आपने नीचे रख दिया और अब आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है अब तो ये धूल उड़ जाएगी। नहीं, उसके लिए आपको कारपेट को पकड़ के आप उस पर डंडे डंडे मारते हो, झाड़ू मारते हो। क्यों? क्योंकि कारपेट और जो उसमें डस्ट है वो भी रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। अब जब आपने उस पर डंडे से धुनाई शुरू करी तो क्या होगा? आपका कारपेट मोशन में आएगा, पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रेस्ट में ही है। कारपेट आपका हिलने लग गया, लेकिन डस्ट क्या है, वो रेस्ट में थे। इसी वजह से वो बैलेंस नहीं बनता एंड इट्स द डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ द कारपेट। दिस इज हाउ दे आर, आई थिंक
all these examples are sufficient to understand the law of inertia कि if an object is at rest it remains at rest until or unless any external force is applied to it. सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी स्पीड कितनी वेलोसिटी से कोई भी चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. मैं यहाँ इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर रही हूँ. ये कहता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहता है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ये समझना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, और इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ रही है तो मास कम हो रहा है. इनवर्सली मतलब एक कम एक ज्यादा. ठीक, ये आपका डायरेक्टली नहीं आता है, इसके पीछे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि एक्चुअल में होता है मोमेंटम से रिलेटेड. यानी जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि इंपॉर्टेंट है. रेट लॉ ऑफ एक्सेलरेशन जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो एक्चुअली कहता है कि जो मोमेंटम होता है जिसका फॉर्मूला होता है mv, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से. p इज इक्वल टू mv, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी. वेलोसिटी, मास एंड दिस इज कॉल्ड मोमेंटम, राइट. अब लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force. Rate of change of momentum is not rate of change of, we will say change of momentum is directly proportional to force. मैंने अपनी स्टेटमेंट क्यों बदली, रेट वर्ड क्यों हटाया. रेट का मतलब होता है जब आप कोई चीज टाइम से डिवाइड करो, मैं यहां नहीं कर रही हूं. चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो. तो फाइनल मोमेंटम हमने 2 से डिनोट किया, इनिशियल मोमेंटम हमने 1 से डिनोट किया, यानी कि mv माइनस mu इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. फॉर्मुलेट करेंगे आप इसको, mv माइनस u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज वो आ गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t. ठीक है, क्योंकि रेट बोला तो हमने इसको डिवाइड कर दिया t से. t से डिवाइड कर दिया, आई एम राइटिंग हियर नाउ. t से डिवाइड कर दिया तो ये आपको पता होना चाहिए 9th क्लास वालों को तो स्पेशली, एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए. तो कैन आई पुट a हियर, ऑफ कोर्स आई कैन पुट. सो यू विल सी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. ये हो गया, मैंने इसकी जगह पे a पुट कर दिया एक्सेलरेशन, और यहां से यू आर गेटिंग ma. और ये k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एवरीबॉडी नोज. आप हटा सकते हो, तो फोर्स इज इक्वल टू ma. तो ये जो एक्सेलरेशन का लॉ डिड्यूस हुआ वो इस पॉइंट से डिड्यूस होता है. ठीक है, अब हमें इसको समझने के लिए एग्जांपल है हमारे पास, बहुत अच्छी एक ही एग्जांपल दूंगी और फिर आप रिलेट करना उसके साथ. क्रिकेट देखते हैं हम लोग. क्रिकेट में जब भी कोई कैच करनी होती है तो कोई भी बॉल अगर ऊपर से स्पीड से आ रही है तो कोई भी कैच करने वाला फील्डर जो होता है उसको ऐसे आगे की तरफ हाथ नहीं करता कि बॉल से पहले ही लपक ले उसको बॉल को, कि नहीं, जैसे जैसे बॉल आ रही होती है वो अपना हैंड पीछे करता है, वो नीचे करता है और नीचे नीचे नीचे. क्यों? क्योंकि वो टाइम इंक्रीज करता है. टाइम इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि अगर वो टाइम बढ़ा रहा है तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी धीरे धीरे. और अगर फोर्स कम होगी तो इसका मतलब हमारा उसका मोमेंटम भी कम होगा. मोमेंटम क्यों कम होगा? क्योंकि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टाइम कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम होती है. और फोर्स और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स कम हो रही है तो मोमेंटम कम हो रहा है. मोमेंटम कम हो रही है तो बॉल की मास, वेलोसिटी सब कम हो रहा है. तो क्या होता है, चोट लगने के चांसेस कम होते हैं. जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है और इजीली कैचर जो है, जो फील्डर है, उसको कैच कर पाता है. यही चीज अगर अपोजिट करके समझो कि मान लो बॉल आ रही है और फील्डर को आग लगी पड़ी है कैच करने की, उसने ऐसे ऊपर हाथ फटाफट से करा तो टाइम कम लगा. टाइम तो उसने दिया ही नहीं कैच करने के लिए. टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा है, बॉल फुल फोर्स से आ रही है. फुल फोर्स से आ रही है तो मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है. तो उस केस में बॉल से चोट लगने के चांसेस ज्यादा है. आपने देखा होगा जब हम किसी को बॉल मारते हैं या कोई भी चीज मारते हैं तो अगर उसमें टाइम पीरियड शॉर्ट और आपने फुल फोर्स से मारा है तो उससे
चोट बहुत तेज लगती है। तो दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक बात हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो मास कम हो रहा है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ कम टू द लास्ट लॉ ऑफ मोशन, और थोड़ा सेकंड ही है जिसमें आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डिड्यूस करना पड़ता है, लेकिन थर्ड लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड लॉ इज वेरी इजी और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका मतलब है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक लेमेंस एग्जांपल मैं दे रही हूं, लेकिन वो लिखना नहीं है पेपर में कि हाँ मैंने बोला था तो आप उठा के लिख दो। जैसे भाई बहन लड़ते हैं, भाई ने बहन को एक थप्पड़ मारा तो पलट के बहन ने भी मार दिया, तो दैट इज एक्शन का रिएक्शन। दे आर यूजिंग फिजिक्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यू विल नॉट यूज दिस लॉ एट ऑल इन राइटिंग पेपर एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो। अब कम टू द रियल एग्जाम्पल, एंड द रियल एग्जाम्पल इज रिकॉइल ऑफ गन। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। जब हम बुलेट फायर करते हैं, गन देखा होगा, गन से जब बुलेट फायर की जाती है तो बुलेट, जब आप गन से बुलेट फायर करते हो तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, साथ में जो आपका गन है वो पीछे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू फायर द बुलेट, जो गन है वो आपका एक्सिलरेट करता है, और साथ में जो बुलेट है, मतलब गन अपनी फोर्स से बुलेट निकालता है और साथ में बुलेट भी फोर्स निकालती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट जस्ट बिकॉज आपका गन का जो वो है एक्सेलरेशन है वो आपका डिफरेंट होता है, तो बुलेट आगे की तरफ जाती है। लेकिन कई बार देखा होगा इसी केस में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। कई बार गोली आगे नहीं जाती, पीछे लगती है, तो जो चला रहा है वही उड़ जाता है, तो ऐसा भी हो जाता है। बट इन सब चीज़ों की पूरी आई थिंक प्रॉपरली उनको जांच पड़ताल करके ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ यूज होता है कि जब हम गन शॉट करते हैं तो गन से जो बुलेट है वो फॉरवर्ड जाती है, लेकिन बुलेट जाते जाते बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी फोर्स प्रोड्यूस करती है। अगर आप बॉल को पुश कर रहे हो तो आपकी बॉल अपनी जगह से नहीं खिसकती, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली पुशिंग यू बैक। उसका भी फोर्स आप पे लग रहा है और वो वहीं की वहीं खड़ी है। बेसिकली ये कहता है कि फोर्स जो है एक्शन का रिएक्शन होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्योंकि ऑपोजिट बोला मैंने इसीलिए माइनस आ गया, यानी एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ए। एम ए क्या है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, राइट? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट all the three laws of motion, Newton's law of motion. All these three laws are very important from paper point of view, and these laws statement along with the examples, I think 100% coming question होता है ये भी। तो that's all about our today's topic. Hope to see you soon. For the description, for the detailing, see the description box. Any doubt you can just ask in comment box, or you can email me also. I'll share my mail ID over there. That's all for today. Thank you everyone. Bye bye.